हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ है 16/10/2022 को, यानी कि कल ही ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इसका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो साइकोलॉजी आई थी वो भी हम सॉल्व करेंगे इसमें, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक्स टू प्रेम जिसने ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई। तो अगर आपका भी कोई एग्जाम हुआ है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इसे यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं इकोनॉमिक्स के तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। लेकिन वहीं पे साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं, बाकी सब क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा। हमने मैच करना है। लिस्ट 1 है, द मेजर ऑफ स्प्रेड डाटा अबाउट मीन। द मेजर ऑफ स्प्रेड डाटा अबाउट मीन, ये क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो फर्स्ट का हो गया डी। सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे यहाँ पे? रेंज। तो इसका आंसर हो गया सी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेविएशन का मीन निकालना है तो इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे मीन डेविएशन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव मेजर बताता है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। डी सी बी ए यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी ताकि वीडियो छोटी रहे, क्योंकि ये है 150 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो एकदम ब्रीफ रहेगी वीडियो ताकि वीडियो छोटी रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RUDA has obtained geographical indication. RUDA has obtained geographical indication registration for craft under its intellectual property right initiative. Which craft is not included in GI? इन्होंने राजस्थान की कुछ आइटम दी हुई हैं, इनमें पूछा है किसको GI टैग नहीं मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुरी जूती। कोटा डोरिया को मिला था 2005 में, बागरू हैंड ब्लॉक को मिला था 2009 में और ब्लू पोट्री को मिला था 2009 में। तो इसका आंसर है जोधपुरी जूती। डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ द रियल एंड मॉनेटरी मार्केट। रियल एंड मॉनेटरी मार्केट का इंटीग्रेशन किसने दिया था? ISLM बाय हिग्स एंड हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बैरियर टू वर्बल क्लास कम्युनिकेशन। वर्बल क्लास कम्युनिकेशन के बैरियर इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनक्लियर ग्राफिक्स एंड सिंबल्स, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज तो बैरियर नहीं हो सकता। ओके, यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज एंड मेथड, ये तो बल्कि सपोर्ट करते हैं वर्बल क्लासरूम में। और यूज लेस वर्बलिज्म। वर्बलिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्ड यूज करना, तो हमें कम एक्सेसिव वर्ड यूज करने चाहिए, तो ये भी बैरियर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनक्लियर ग्राफिक्स एंड सिंबल। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस कॉस्ट इज। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो 6 का आंसर हो जाएगा 1। 7th का है, द टर्म डैश रेफर टू ए सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल नोन एज ट्रेंड एट इक्वल इंटरवल। कौन सी टर्म है विच रेफर टू सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल नोन एज ट्रेंड एंड इक्वल इंटरवल। अगर आप सिर्फ इस टर्म को भी पढ़ लें, ट्रेंड ऑफ इक्वल इंटरवल, तो इसे हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस। तो 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन कोफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन। एक्सेलरेशन कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट टू नेट चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है ये, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट टू ए नेट चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज करेंगे तो उससे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, और इसे ही हम एक्सेलरेशन कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? डिपॉजिट रिसीव करना फंक्शन है, लैंडिंग ऑफ मनी फंक्शन है, एजेंसी सर्विस फंक्शन है, इशूइंग ऑफ करेंसी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि किसका फंक्शन होता है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या रहती है? ओनली डोमेस्टिक ट्रेड, ओनली डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल ट्रेड, कंप्लीट अनरिस्ट्रेन्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज प्लस नो बैरियर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? कोट लेविन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग,
देखिए ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी गई थी मैस्लो के द्वारा, तो ये तो हो गया गलत। थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी गई थी कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है। फील्ड थ्योरी दी गई थी कर्ट लेविन के द्वारा और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी गई थी मैस्लो के द्वारा। ओके, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पैवलोव ने, तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। तो इनमें से ठीक कौन सा है? ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई ब्रनर इन कंसेप्ट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो ब्रनर ने यूज नहीं की थी कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए? साइमल्टेनियस स्कैनिंग है, सक्सेसिव स्कैनिंग है, कंजर्वेटिव फोकसिंग है, परसेप्टिबिलिटी उन्होंने यूज नहीं की थी। परसेप्टिबिलिटी की जगह उन्होंने क्या यूज किया था? फोकस गैम्बलिंग। क्या यूज किया था? फोकस गैम्बलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट ए फैक्टर पेमेंट। इनमें से कौन सी आइटम जो है फैक्टर पेमेंट नहीं है? फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, देखिए डिफेंस पर्सनल से हमें काम लेना है तो उन्हें यूनिफॉर्म देनी पड़ती है। सैलरी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी तो मिलेगी। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ एन ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, जो ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है उसका रेंट जो है वो फैक्टर पेमेंट है। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, देखिए फैक्टर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में कुछ ना कुछ काम लिया जाता है। आप किसी से काम करवा रहे हैं और उसको आप कुछ चीज दे रहे हैं तो वो फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। लेकिन जो स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट को दी जा रही है उसके बदले में आप उनसे कुछ नहीं ले रहे, तो स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट इज नॉट ए फैक्टर पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2020-21 इन विच क्रॉप राजस्थान गॉट फर्स्ट रैंक अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो राजस्थान कौन सी क्रॉप्स में 2020-21 में फर्स्ट रहा है? देखिए दो चीज आपको मैं बता दूं, रेपसीड एंड मस्टर्ड में तो राजस्थान पहले नंबर पे मोस्टली रहता है, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। कहाँ पे है? मस्टर्ड रेपसीड यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 2020-21 की अगर बात की जाए तो कोर्स सीरियल्स, टोटल ऑयल सीड, रेपसीड और मस्टर्ड में राजस्थान टॉप पे रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कार्डर पोस्टुलेट्स, कार्डर ने क्या पोस्टुलेट किया था? ये कार्डर ने क्या माना था? द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन विच सो ए रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी इनकॉर्पोरेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द फैक्टर। इसका आंसर है ऑप्शन 1। इन्होंने डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कार्डर की थ्योरी में से, ये डेफिनेशन के अंदर ही हम ये चीज पढ़ते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर। ये अजम्पशन किसने मानी थी? डॉमर मॉडल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभी हमने हैरर डॉमर मॉडल कंप्लीट किया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं उसकी। द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नॉट नेसेसरली कैप्चर्ड विद पर कैपिटा इनकम। जरूरी नहीं है कि हम पर कैपिटा इनकम से लोगों के वेलफेयर के बारे में पता कर लें, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ वर्क कंडीशन मैटर। वर्क कंडीशन, किस वर्क कंडीशन में आप काम करते हैं ये मैटर करता है। आपका एजुकेशन लेवल क्या है मैटर करता है। आपके हेल्थ बेनिफिट क्या मिल रहे हैं आपको ये मैटर करता है, तब आपको लोगों के वेलफेयर का पता लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश रेफर टू द इफेक्ट ऑफ स्केल रिलेशनशिप एंड इज ए लॉन्ग सीन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन। डैश इज रेफर टू इफेक्ट ऑफ स्केल रिलेशनशिप एंड इज ए लॉन्ग सीन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग सीन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा? रिटर्न टू स्केल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स, हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? ओनली बैंक रिजर्व, ओनली करेंसी, ओनली पेपर मनी, या फिर ऑल ऑफ फिजिकल पेपर, कॉइन करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन सा नहीं है? रेपो रेट टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है, टैक्सी जो है वो फिस्कल पॉलिसी का टूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू, बैलेंस ऑफ, सिर्फ ट्रेड की बात हो रही है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। ओलिगोपोलिस इंडस्ट्री इन किंग डिमांड कर्व मॉडल अज्यूम दैट रिस्पॉन्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स इन प्राइस डिक्रीज, यानी कि जब हम प्राइस कम करेगी एक फर्म तो दूसरी फर्म जो है वो कम रिस्पॉन्स करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। जब प्राइस कम करती है एक फर्म तो दूसरी फर्म ज्यादा रिस्पॉन्स करती है, जबकि प्राइस जब बढ़ाती है तो कम रिस्पॉन्स करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट, नहीं, इलास्टिसिटी डिमांड चेंज होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इफ प्राइस इंक्रीज एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो किंग डिमांड कर ऐसी होती, ठीक है, लेकिन किंग डिमांड कर ऐसी होती है, ठीक है।
तो ना वो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। डैश इज द इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में अगर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एपेक्स बॉडी ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड इंडिया में कौन संभालता है, गवर्नमेंट संभालती है। और गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री इसका काम करती है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस बाय, हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस करता है, ये आज रखिएगा, प्रोड्यूस पूछा है। तो हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। किसी एक फर्म के द्वारा किसी फॉरेन कंपनी में जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करने को क्या कहते हैं हम, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पे हमने मैच करना है क्वेश्चन नंबर 28 में। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस किस में होती है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस में होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिज्म इन द ऑक्सीजन टेंट, कैपिटलिज्म इन द ऑक्सीजन टेंट, ये वर्ड किसने यूज किया था, ये शुम्पीटर ने यूज किया था। ओके और ये किस में होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में। पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किस में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2134, 2134 यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इज द, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री थ्रू मेथड सच एज टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को कम करना तो किसी भी ट्रेड पॉलिसी में नहीं होता। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिटिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी कोई नहीं रोकना चाहता और इंपोर्ट भी कोई नहीं बढ़ाना चाहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकल एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का फोकल एरिया कौन सा नहीं होता। देखिए लर्नर फोकल एरिया होता है, लर्निंग प्रोसेस फोकल एरिया होता है, लर्निंग सिचुएशन भी फोकल एरिया होता है। लर्निंग स्टेटस जो है वो फोकल एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स हैज 4 इंपॉर्टेंट स्टेज। पियाजे ने 4 इंपॉर्टेंट स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज पहली थी, ओके, फिर थी हमारी प्री ऑपरेशनल, फिर थी कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन दे दी है, ये भी गलत है। फॉर्मल ऑपरेशन पहले दे दी है, ये भी गलत है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज CRR विल बी रिड्यूस और नलिफाइड। देखिए CRR अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं उसका इफेक्ट कब जीरो हो जाता है, CRR हम इंक्रीज करते हैं जब हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, ठीक है। हमारा RBI CRR इंक्रीज करता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। लेकिन अगर उसके साथ साथ बैंक रेट रिड्यूस हो जाए, बैंक रेट रिड्यूस हो गए मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो इसका मतलब है लोन लेंगे तो इन्फ्लेशन फिर दोबारा बढ़ जाएगा। तो CRR का इफेक्ट जो है नलिफाई हो जाएगा अगर बैंक रेट रिड्यूस हो जाए। CRR जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको बैंक रेट भी साथ में इंक्रीज करने पड़ेंगे, या फिर चाहे आप बैंक रेट को कांस्टेंट रखिए लेकिन आप बैंक रेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सिक्योरिटी आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आप सिक्योरिटी बेच रहे हैं, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, पैसा लोगों से ले रहे हैं। तो ये तो हेल्प करता है CRR में। SLR इंक्रीज, CRR के साथ आप SLR और इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो और ज्यादा हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। पीपल डू नॉट बोरो फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अगर लोग बोरो ही नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी CRR की तरह ही हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। कौन हेल्प नहीं करेगा, बैंक रेट अगर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर बैंक रेट रिड्यूस हो जाएंगे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लीजिए प्राइस में चेंज आ गया 2% का और क्वांटिटी में चेंज आया 1% का, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कम हो रही है जबकि प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ जाएगी 0.5। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी इस केस में। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी गई थी ट्रो के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। स्टॉक का एग्जाम्पल कौन सा होता है, सेविंग्स नहीं, नेशनल इनकम सेविंग नो, इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक है।
ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व द फर्स्ट पार्ट इज, आई एस कर्व की हम जब डेरिवेशन करते हैं तो पहले हम क्या दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिखाते हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या होती है, नेगेटिव रिलेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दैट शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है आईएस कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं। आईएसएलएम पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसे जाके, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगी। डैश इज ऑल्सो नॉन एज ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, इनमें से कौन सा मॉडल ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैन मॉडल। साल्टर स्वैन ने दिया था ये मॉडल, ठीक है, इसको हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ट्विन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन ए मोनोपोली मार्केट इज, मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल हो और मार्जिन कॉस्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करे, ठीक है, जब मार्जिन कॉस्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगी तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। द कॉस्ट कर्व नेवर टेक्स यू शेप, इनमें से कौन सी कॉस्ट कर्व की यू शेप नहीं होती, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप की होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप की होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी यू शेप की होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व यू शेप की ना होके ऐसे होगी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसका आंसर है मैच्योरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एटीट्यूड लर्निंग का प्रोडक्ट होता है, कॉन्सेप्ट और स्किल तीनों लर्निंग के प्रोडक्ट होते हैं, मैच्योरेशन लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं होता। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द मॉनेटरी रिजर्व इन इंडिया, इनमें से कौन सा इंडिया के मॉनेटरी रिजर्व का कस्टोडियन है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आरबीआई। Which theory has its root in the game of chance and mathematics? देखिए गेम ऑफ चांस है मैथमेटिक्स में किससे रिलेटेड होगा, प्रोबेबिलिटी से, थ्योरी प्रोबेबिलिटी में ही होते हैं चांसेस, ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट इज द गोल ऑफ, पॉवर्टी को फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू रिमूव करना किसका गोल है, वर्ल्ड बैंक का, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में आप जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तब मार्केट प्राइस आता है, ओके। और यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे भी एनएनपी है, यहाँ पे भी एनएनपी है, तो मार्केट प्राइस से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू में जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इधर भी मार्केट प्राइस है, इधर भी मार्केट प्राइस है, यहाँ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाना हो तो हम नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देते हैं, अगर हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, इनमें से कौन सा करेक्ट एलिमेंट है टीचिंग मॉडल का, तो उसका आंसर है ऑप्शन 1, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, ये एलिमेंट होते हैं टीचिंग मॉडल में। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें हम यूज करते हैं इसका फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हैरेडोमन मॉडल, हैरेडोमन मॉडल की इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं थी, देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तो अजम्पशंस थी, एपीसी इज नॉट इक्वल टू एमपीसी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सेविंग क्या माना था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम माना था, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, तो ये अजम्पशंस गलत दी हुई है, ये अजम्पशंस नहीं थी हैरेडोमन मॉडल की, हैरेडोमन के मॉडल की अजम्पशन थी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल किसे कहते हैं, रेगुलर फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ नेशन इनकम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन होता है a phase when business is at lowest ebb, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। रिकवरी किसे कहेंगे, इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन, यानी जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा हो तो ये हो जाएगा सी, और बूम क्या होगा, जब एक्सपेंशन लार्ज मात्रा में होगा तब हम उसे कहेंगे बूम, तो हो जाएगा डी, BACD, BACD, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, हु मैनेज एक्सचेंज रेट ऑफ अवर नेशनल करेंसी, हमारी नेशनल करेंसी के एक्सचेंज रेट को कौन मैनेज करता है, किसका काम है उसको मैनेज करना, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि सेंट्रल बैंक।
The variable that link the market for good and the services and the market for real money balance in the ISLM model is the, कौन सा वेरिएबल ISLM मॉडल में गुड्स मार्केट और रियल मनी मार्केट को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए, ईज ऑफ एंट्री ऑफ फर्म इनटू द इंडस्ट्री, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंट्री इसमें इजी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, क्योंकि हमने आपको पहले ही यहाँ पे पढ़ लिया, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं मोनोपोलिस्टिक में। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते मोनोपोलिस्टिक में। जीवन धारा योजना इन राजस्थान इज रिलेटेड टू, राजस्थान की जीवन धारा योजना जो रिलेटेड है वो वेल कंस्ट्रक्शन फॉर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा वेल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, तो उसे हम कहते हैं जीवन धारा योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट ए इज, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, तो इसका आंसर होगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एंड 1 से लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग डैश इज सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका आंसर है रिग्रेशन एनालिसिस, सीधा इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी है रिग्रेशन एनालिसिस की। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इनमें से कौन सी है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, द मंडल फ्लेमिंग मॉडल हैज बीन यूज्ड टू आर्ग्यू दैट, मंडल फ्लेमिंग मॉडल का यूज किस लिए किया गया था? कि एन इकोनॉमी कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेंटेन ए फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका यूज क्या बताने के लिए किया गया था? या तो आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट, ओके, या फिर फ्री कैपिटल मूवमेंट। या तो आप फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्री कैपिटल मूवमेंट कर सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल मूवमेंट कर सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्स एक्सचेंज रेट कर सकते हैं। आप तीनों चीजें इकट्ठी मैनेज नहीं कर सकते, आप इनमें से सिर्फ 2 ही चीज मैनेज करेंगे और तीसरी चीज छोड़ दी जाएगी। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आप इकोनॉमी फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्री कैपिटल मूवमेंट कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगा। ऑप्शन आपको अलग अलग दिए होते हैं, तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा? इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। आपको इनमें से कोई 2 देंगे और तीसरा पूछ लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मूवमेंट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। मोड ऑफ द वैल्यूज, मोड कौन सा होता है जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज होता है? इनमें से कौन सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज है? 4। तो मोड क्या हो जाएगा इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी? देखिए, M1 हमें पता है नैरो मनी होती है, M3 क्या होती है? ब्रॉड मनी होती है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए जब प्राइस की वजह से चेंज होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कहते हैं, और जब चेंज किसी और फैक्टर की वजह से होगा, मान लीजिए इनकम की वजह से होगा, सब्स्टिट्यूट के प्राइस की वजह से होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो यानी कि प्राइस की वजह से हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मतलब कि डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप, देखिए जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हो और हम एक चीज चूज कर रहे हो, तो उस चीज को चूज करने का कॉस्ट क्या होता है कि हम उसके बेस्ट अल्टरनेटिव में कितना कमा सकते थे जी, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है। जब अल्टरनेटिव दे दिया हमें तो यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, when an oligopolist individually choose its level of production to maximize its profit it charge a price, जब ओलिगोपोली जो है इंडिविजुअली चूज करता है एट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो वो कितना प्राइस चार्ज करेगा? वो प्राइस चार्ज करेगा लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली से वो प्राइस कम चार्ज करता है, जबकि कॉम्पिटिटिव मार्केट से वो प्राइस ज्यादा चार्ज करता है। क्योंकि याद रखिएगा, जो ओलिगोपोली की एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है वो थोड़ी कम स्टीप होती है, जबकि मोनोपोली की एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी डिमांड कर्व ज्यादा स्टीप होती है। ठीक है, तो ये कम प्राइस चार्ज करता है। परफेक्ट कंपटीशन की क्या होती है? बिल्कुल ही कम स्टीप होती है, यानी हॉरिजॉन्टल होती है। ये थोड़ी सी स्टीप होगी ओलिगोपोली की, और मोनोपोली की बिल्कुल स्टीप होती है। ओके, तो वो मोनोपोली से कम चार्ज प्राइस करता है बट कॉम्पिटिटिव मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मिस्टर एक्स इज ए फार्मर। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हम मिस्टर एक्स फार्मर को अनदर 50 स्मॉल फार्मर से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो हम इन 50 स्मॉल पेयर फार्मर्स का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तब हम इससे कंपेयर करेंगे मिस्टर एक्स से। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन यूज होना चाहिए था। आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज यूज टू फाइंड, मीडियन का यूज किस लिए किया जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आफ्टर रेंजिंग द अदर वैल्यू इन डाटा सेट, लोवेस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आफ्टर रेंजिंग द वैल्यू इन डाटा सेट। देखिए हाईएस्ट ये हम बात कर रहे हैं मोड की, लेकिन हमने क्या देखना है, मीडियन देखना है। मिडल मोस्ट वैल्यू आफ्टर रेंजिंग द अदर वैल्यू इन द डाटा सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि अब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें डाटा को, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, मिडल वैल्यू हमेशा सेम रहती है और उस मिडल वैल्यू को ही हम मीडियन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, कौन सी गुड्स होती हैं वो, पब्लिक गुड। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। ये डायरेक्ट इन्होंने इस पेपर में डेफिनेशन पूछी हुई है बहुत सारी चीजों की। तो ओके, डुअल सेक्टर ग्रोथ मॉडल इज पॉपुलरली नोन एज, डुअल सेक्टर मॉडल किसे कहते हैं, लुईस मॉडल को। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। mv इज इक्वल टू में पी क्यू वाज गिवन बाय, देखिए मोनेट्रिस ने दी थी। ओके, तो बेसिकली हमें इक्वेशन जो दी गई थी mv इज इक्वल टू में पी टी दी गई थी, जो कि हमें फिशर ने दी थी, जिसे बाद में चेंज करके mv इज इक्वल टू में पी क्यू कर दिया गया था। तो अगर हम पूछें ये बेसिकली इक्वेशन किसने दी थी, तो ये इक्वेशन दी गई थी फिशर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डैनियल गोलमैन इज रिलेटेड टू, डैनियल गोलमैन किससे रिलेटेड है, लर्निंग से, इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, या फिर मोटिवेशन से। देखिए डैनियल गोलमैन ने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे थ्योरी। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। देखिए आप कोई भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर सेंसस से उधर का डाटा चाहिए, इकोनॉमिक सेंसस से उधर का डाटा चाहिए, और बजट से उस स्टेट का डाटा निकालना ही निकालना है। ओके, तो फीमेल ऑपरेशन लैंड होल्डिंग इन्होंने पूछा है राजस्थान में कितनी थी, ये थी 7.75 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटर्नल कॉस्ट अदर पे एज ए रिजल्ट ऑफ आर कंजप्शन, हमारी कंजप्शन की वजह से किसी और को अगर कॉस्ट पे करना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है, जबकि थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का शेयर है, इसके एग्जाम्पल हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E's इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो करेक्ट सीक्वेंस है 5 E's दिए गए थे, वो कौन से थे, एंगेज, एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन करना, फिर एलोबरेट करना और फिर उसका इवेल्युएशन करना। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, पहले एंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर एलोबरेट और फिर इवेल्युएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सेज, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। देखिए ये थ्योरी कहती है मनी सप्लाई जैसे जैसे इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, तो जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। द जनरल प्राइस लेवल हैव नो रिलेशन विद मनी सप्लाई, गलत है। जनरल प्राइस लेवल एंड डिमांड फॉर मनी आर प्रोपोर्शनल बट इनवर्सली रिलेटेड, ये गलत है। इसका आंसर है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, ये कहती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। A child wants to go to disco with friend but is afraid of being scolded by parent. This type of conflict is called approach avoidance conflict, यानी कि अप्रोच वो करना चाहता है, एक चीज जो आपको खुशी दे उसे हम अप्रोच कहते हैं, और एक चीज जो आपको मतलब कि उस चीज को करने से रोके वो हम अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजायर टू हैव ए कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। देखिए अगर आपको किसी चीज को खरीदने की डिजायर है, वो डिमांड नहीं बनती जब तक आपके पास पैसा नहीं है उस चीज को खरीदने का। तो जब आपके पास डिजायर है, विलिंगनेस है और साथ साथ एबिलिटी भी है परचेज करने की, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। ओके, डैश टेल्स व्हाट द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम वुड बी फॉर ए यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। ये डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। ओके,
यानी कि आप ऑटोनोमस स्पेंडिंग में अगर इंक्रीज करते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के तीन कॉम्पोनेंट कौन से हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट रिसीट। फॉरेन एक्सचेंज फिस्कल पॉलिसी का कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट फिस्कल पॉलिसी का कॉम्पोनेंट नहीं है, और यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज फिस्कल पॉलिसी का कॉम्पोनेंट नहीं है। ये तीनों कॉम्पोनेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट कब अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकता है? कब कर सकता है? जब हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? स्लैकिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन को कम करने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रेंथ करने को नो, कंट्रोल करने को ट्रेड को नहीं, ट्रेड को जितना कम कंट्रोल किया जाए उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। मोर रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट, गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। 79 देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड स्टेबलाइजेशन मेजर आर द टू ग्रुप ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ग्रुप थे ये, स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड स्टेबलाइजेशन मेजर। मनी इन ट्रेडिशनल सेंस, ट्रेडिशनल सेंस में मनी का यूज क्या करते थे? ओनली सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले हम सिर्फ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे मनी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। A purely competitive firm supply schedule in short run is determined by, competitive firm का supply schedule किससे मापा जाता है? मार्जिन कॉस्ट के अपवर्ड स्लोपिंग वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है मार्जिन कॉस्ट कर्व। द प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल इज इन द शॉर्ट रन डिटरमाइंड बाय मार्जिन कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी हैज डिराइव फ्रॉम, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहाँ से डिराइव की गई है? In the long run, a competitive firm has optimum allocation of resources. लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव फर्म का ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मतलब क्या है कि उसके लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस, मार्जिन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये सब क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ 6 फैमिली की मंथली इनकम आपको दी गई है, आपने मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या है? इन सब का टोटल करके आपने उसको 6 से डिवाइड करना था नॉर्मली। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1547 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When inflation beyond an acceptable level take place, the country's central bank, जब इन्फ्लेशन जो है एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर चला जाए तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और जिससे लोग कम लोन लेंगे और डिमांड कम बढ़ेगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। द डिफरेंस बिटवीन कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग फर्म्स। फर्म के बीच में कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली है या नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली होगी तो मतलब कि कोऑपरेशन ज्यादा है, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली होगी यानी कोऑपरेशन कम है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1। इन ऑर्डर टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द कंट्री, द आरबीआई में मनी सप्लाई को कम करना है। आरबीआई में बाय सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, बाय कर रहा है तो आरबीआई यानी लोगों से सिक्योरिटी ले रहा है, उनको पैसा दे रहा है, तो आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ये बिल्कुल सही है। सेल करेगा वो सिक्योरिटी को और लोगों से पैसा लेगा, तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिड्यूस सीआरआर, सीआरआर कम करने का मतलब है आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे रहे हो, ठीक है, यानी कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए और लोन वो ज्यादा देंगे। बैंक रेट को कम कर रहे हो तो बेसिकली आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो ताकि लोग और लोन लें, तो आप मनी सप्लाई यहाँ पे भी बढ़ा रहे हो। तो अगर मनी सप्लाई कम करनी है, सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, बी हो जाएगा इसका आंसर। 88 देख लेते हैं। द इंडेक्स दैट डिपिक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट एंड रेशियो कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100 इज नोन एज टर्म ऑफ ट्रेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसे हम क्या कहते हैं? टर्म ऑफ ट्रेड। डैश इज वर्किंग closely with rest of the World Bank Group to formulate an integrated approach to private sector development. Private sector development की integrated approach से related कौन है? मीगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। An index whose nodal agency is on नीति आयोग which measure poverty in education, health, standard of living, housing quality with 38 indicators। देखिए यहाँ पे याद रखिए ग्लोबल एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये ग्लोबल पे देता है यूएनडीपी, लेकिन नेशनल लेवल पे भी दिया जाता है ये नीति आयोग के द्वारा। ओके, एचडीआई हमें यूएनडीपी देता है, ईपीआई हमें देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और सिंपल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में मैंने सुना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एमपीआई हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पता है नीति आयोग देता है,
ओके लेकिन यहाँ पे 38 इंडिकेटर हैं या नहीं है ये चेक करने वाली चीज है। लेकिन पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग नहीं देता, ये बात बिल्कुल श्योर है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग देता है, HDI नीति आयोग नहीं देता, और EPI हमें वर्ल्ड बैंक देता है। तो MPI जो देता है वो नीति आयोग देता है, और 38 इंडिकेटर होते हैं नहीं, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ओनली इंक्रीज इन GNP, ये दोनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल। बेसिकली हमारा मेन एम क्या होता है? वेलबींग ऑफ द पीपल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अ वे ऑफ समराइजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। देखिए वैसे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, ओके फिर भी लेकिन अगर आपको इसमें ऑप्शन लगाना है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन 4। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। व्हेन ए मोनोपोलिस्ट डिवाइड कंज्यूमर इनटू सेपरेट सब मार्केट एंड चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सब मार्केट। देखिए जब मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर्स को डिफरेंट सब मार्केट में डिवाइड कर देता है ना, तो वो होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। इफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू R इज 0.9, इसका क्या मतलब है? अगर कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन की वैल्यू 0.9 है तो इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो हमने दो वेरिएबल लिए हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है अगर R की वैल्यू 0.9 है। Which of the following is not a part of system approach? इनमें से कौन सा सिस्टम अप्रोच का पार्ट नहीं है? देखिए ट्रेनिंग साइकोलॉजी होता है, साइबरनेटिक्स होता है और सिस्टम एनालिसिस होता है। हार्डवेयर सिस्टम अप्रोच का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट कम अंडर। डिसइन्वेस्टमेंट किसके अंदर आती है? प्राइवेटाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप प्राइवेट फर्म को दे रहे हैं, ओके। वाई राजस्थान लेटली बीइंग कंसिडर्ड लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। राजस्थान क्यों बनी थी लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज? इससे पहले इसका मतलब है कोई और स्टेट थी। ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बिहार, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश, ड्यू टू पार्टीशन इन यूपी। देखिए मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ निकल के अलग हुआ था, ओके। कौन से ईयर में? 2000 में, ओके। वरना पहले मध्य प्रदेश हुआ करती थी हमारी लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। A study by Tendulkar committee in the year 2011-12 mentioned poverty respectively in rural area and urban area। देखिए रूरल में इन्होंने मानी थी पॉवर्टी 13.7 और अर्बन में मानी थी 25.7। इसका आपको तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी दोनों का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? बिकॉज द टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। Hicks separated the substitution effect and the income effect from the price effect। Hicks ने किसके थ्रू सेपरेट किया था? Compensating variation in monetary income with keeping the real income constant। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। Welfare economics is a branch of economy that use dash technique to evaluate welfare at the aggregate level। देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स किस टेक्निक को यूज करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वैसे यूजली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक को यूज करते हैं टू इवैल्यूएट द वेलफेयर एट एग्रीगेट लेवल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ मॉनेटरी अथॉरिटी यूजेस इट्स प्रोसीजर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी देन इट इज कॉल्ड। जब मॉनेटरी अथॉरिटी स्टिमुलेट करना चाहती है इकोनॉमी तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इनकम डिफरेंट फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट। देखिए नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसके बीच में और एनएनपी एट मार्केट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। Dash is an economic state where resources cannot be reallocated to make one individual better off without making at least one worse off is called Pareto optimality। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीयरमैन रेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला, ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर -1। M2 इंक्लूड्स, M2 में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? तो M2 में इंक्लूड होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 108 कहता है विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इफ क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इनपुट इन इंक्रीज बाय इक्वल इंक्रीमेंट, ठीक है, वन फैक्टर इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम इक्वल इंक्रीमेंट से, क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर रिमेनिंग फिक्स, यानी कि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और एक फैक्टर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देन द रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज बट डिक्रीज आफ्टर ए पीरियड टाइम। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, स्केल की बात हम लॉन्ग रन में करते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर क्वालिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर है वो कौन से टेस्ट को क्वालिफाई करता है, बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट इज ओपन टू ऑब्जेक्शन एंड स्टडी ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नेग्लेक्टेड इन, नेचुरल ग्रोथ रेट इज ओपन टू ऑब्जेक्शन एंड स्टडी ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नेग्लेक्टेड, कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, हैरेड-डॉमन मॉडल के क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं हम, हैरेड-डॉमन मॉडल का क्रिटिसिज्म ही इस बात पे हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोनोपोली एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मोनोपोली की नहीं है, देयर इज ए सिंगल फर्म, ये बात बिल्कुल सही है, सिंगल फर्म होती है, फर्म प्रोड्यूस ए यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर इनका सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर ये मोनोपोली नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बात भी सही है, ये 3 टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, देयर इज ए सिंगल बायर, ये बहुत गलत बात है, इसमें सिंगल सेलर होता है लेकिन बायर जो होते हैं वो मैनी होते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करंट आंसर। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, पहली थी सेंसरी मोटर, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशन, तो सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाईएस्ट फॉल इन सेक्स रेशियो इन द 2011 अमंग 0 to 6 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्मली बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, लेकिन अगर आपने सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा है, राजस्थान की सेक्स रेशियो के बारे में, तो आपको एक चीज याद होगी कि आपकी 5 स्टेट जो थी हाईएस्ट वो कौन सी थी, उदयपुर में सेक्स रेशियो हाई थी, दुंगापुर में सेक्स रेशियो हाई थी, ठीक है, डूंगरपुर में सेक्स रेशियो हाई थी, उसके बाद बंसवाड़ा में सेक्स रेशियो हाई थी, प्रतापगढ़ में सेक्स रेशियो हाई थी और भीलवाड़ा में सेक्स रेशियो हाई थी। ये 5 स्टेट हैं जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो थी राजस्थान में, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड भीलवाड़ा, ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी अलग अलग हो सकती है लेकिन ये टॉप 5 स्टेट हैं। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट फॉल इन सेक्स रेशियो हुआ है तो ऑब्वियसली ये स्टेट टॉप पे तो नहीं होती, तो इनमें से किसी में हम मान के चलते हैं कि हाईएस्ट फॉल इन सेक्स रेशियो नहीं होगा, क्योंकि इन सब में सेक्स रेशियो हाई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डूंगरपुर दिया हुआ है तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यहाँ पे उदयपुर दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी हम गलत मानते हैं, यहाँ पे उदयपुर दिया हुआ है यहाँ भी ये ऑप्शन गलत मानते हैं। ये वो ऑप्शन बचा जिसमें इन 5 में से कोई नहीं दिया गया, ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते थे, अगर आपने सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपने टॉप 5 और मिनिमम 5 वाली तो जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है, टॉप 5 और बॉटम 5 वाली अगर आप पढ़ के गए हैं तब भी आप इसका आंसर डिराइव कर सकते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, इन ए मार्केट ट्रांजैक्शन आर स्टैट्यूटरी रेगुलेटेड सो एज टू पुट एन एंड टू अनफेयर प्रैक्टिस, एक ऐसी मार्केट जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटेड है यानी जिसे रेगुलेट किया जा रहा है ताकि अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, सच मार्केट में बी एस्टैब्लिश फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो किसी प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट है, उस मार्केट को क्या कहते हैं, वो मार्केट होती है रेगुलेटेड मार्केट, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वे, पोल्स, इंटरव्यूज, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप, क्वेश्चनर कम अंडर द प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैच द करेक्ट फेयर, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड में आता है ब्लैक बोर्ड, ओके, विजुअल प्रोजेक्टेड एड हो जाएगा फिल्म्स, एक्टिविटी एड हो जाएगा एग्जीबिशन और विजुअल एड हो जाएगा ग्लोब, तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143, 2143 ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड मच ऑफ हिज टाइम इन कलेक्टिंग डाटा ऑन अडोलेसेंस, अडोलेसेंस पे डाटा कलेक्ट करने वाले पहले बंदे कौन थे, ग्रैनविल स्टैनले हॉल, यानी कि जी स्टैनले हॉल इनका सही आंसर है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेम द टीचिंग मॉडल विच ट्रेन्स द लर्नर इन पर्पसफुल क्वेश्चनिंग, कौन सा टीचिंग मॉडल लर्नर को प्रिपेयर करता है पर्पसफुल क्वेश्चनिंग के लिए, यानी वो बेटर क्वेश्चन पूछ सके,
टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो कौन सा मॉडल है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, यानी कि ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। द पर्पज टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ आना किसका काम है? आईएमएफ का। आईएमएफ ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को भी चेक करता है। ओके, तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज आर स्केयर इन यूज स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। ये डेफिनेशन ही जो दी गई थी वो पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पॉल ए सैमुअल्सन एंड विलियम डी नॉर्डस। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। Ricardian theory of comparative advantage was presented in following form in 1936. Ricardian theory of comparative advantage को किस फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया था? 1936 में। देखिए 1936 में हर्बलर की थ्योरी आई थी। ओके, हर्बलर की थ्योरी आई थी इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3। इन रियल जीडीपी कैलकुलेशन वी हैव कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? करंट प्राइसिंग। तो रियल जीडीपी में क्या होगा? कांस्टेंट प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वाज क्रिएटेड टू एम्फसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटी शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। यानी कि आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं बता सकते, लोगों की कैपेबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है उससे आप डेवलपमेंट का पता करेंगे। तो ये है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पर्पज से फॉर्म किया गया था। जीएसटी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंट एज टैक्स रिजीम इन। जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में। हेक्सचर-होलिन थ्योरी क्या कहती है? हेक्सचर-होलिन थ्योरी कहती है वेयर लेबर इज रिलेटिवली प्लेंटिफुल, यानी जिस कंट्री के पास लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी, जिस कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, जिसका बाद में लियोनटिफ ने क्रिटिसिज्म भी किया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी सोल्व थ्रू। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है इकोनॉमी में किसके द्वारा सॉल्व की जाती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, ये आप जरूर देखिएगा। इसमें भी लोग जो है वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो गलत कर दिए जाते हैं, जबकि ये बेसिक है। माइक्रो इकोनॉमी स्टार्ट ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से होती है। Who wrote the book Problem of Capital Formation in Underdeveloped Country? Problem of Capital Formation in Underdeveloped Country was written by Ragnar Nux. Ragnar Nux ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है When other thing remains same, law of supply state that. Law of supply क्या कहता है हमें? That quantity supplied increase with increase in price and decrease with decrease price. यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा हम क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देंगे, और जैसे ही प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। या फॉर और लगा लीजिएगा, फॉर whom टू प्रोड्यूस आता है इसका आंसर, यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रमोट फेयर ट्रेड बिटवीन नेशन इज द गोल ऑफ। फेयर ट्रेड किसका गोल है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। मेंटल और फिजिकल एक्सटर्शन डायरेक्टली टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज लेबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज्यादा इजी दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चन टफ दिए हुए थे। तो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं थे, 5 से 10 क्वेश्चन इस एग्जाम में हैं जो निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इन्होंने जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो बेसिकली टफ दिए हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही हैं जो थोड़े आपको निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे आप ड्राइव करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप थोड़े ध्यान से करेंगे तो वो भी ड्राइव हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 133 है। इन ए न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक्स। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कैपेबिलिटी अप्रोच किस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ड्राइव की थी कैपेबिलिटी अप्रोच। डेफिसिट बजट इज, डेफिसिट बजट किसे कहते हैं? व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए। मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, जिसने करंट अफेयर बहुत ज्यादा टाइम लगा के किए होंगे वही इसे कर सकता है, या फिर जो राजस्थान के रहने वाले बच्चे हैं वही इसे कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं और आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए। इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए राजस्थान की। ठीक है, तो जिप्सम जो है, जिप्सम कहाँ पे मिलता है? जिप्सम मिलता है जमसार में। जमसार कहाँ है? ये बीकानेर में। ठीक है, जिप्सम मिलता है बीकानेर में। और इस क्वेश्चन के वैसे नंबर सबको मिलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। अब कॉपर कहाँ मिलता है? कॉपर मिलता है खेतरी कॉपर बेल्ट में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3
रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? देखिए रॉक फॉस्फेट इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है झमार कोटरा में, ये इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला यहाँ पे रॉक फॉस्फेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट यहाँ पे मिलता है राजस्थान में। तो इसका आंसर है 1। लेड और जिंक कहाँ मिलता है? रामपुरा अगुचा जो कि भिलवाड़ा में है। तो 2, 4, 3, 1, 2 इसका आंसर है, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसके जो नंबर हैं वो सबको मिलने वाले हैं। अगर आंसर की में कोई भी आंसर आता है आप इसे बेझिझक चैलेंज कर सकते हैं, तो इसे चैलेंज जरूर कीजिएगा, इसके मार्क्स सबको मिलेंगे। अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसके, ठीक है, चैलेंज जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हैवीगर्स्ट विच इज नॉट द डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट टास्क नहीं होता एडोलेसेंट का? तो इसका आंसर है बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल। एडोलेसेंट सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और हैगिस्ट ने कहा था इट इज नॉट द डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंट, ये होगा ही होगा, एडोलेसेंट कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न, एवरेज रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू होता है? विच इज रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ सेल, पर यूनिट ऑफ सेल से आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, जेएस मिल ने दी थी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, रिकार्डो ने दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज, और हर्बलर ने दी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी ए डी, यानी कि ऑप्शन 3। What was the population growth rate in Rajasthan during 2001 to 2011? 2001 to 2011 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ की थी 21.31% थी। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, विच इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व? एवरेज रेवेन्यू कर्व को क्या कहते हैं हम? डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। CI टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपसे CDP से, एंड दैट वर वेरी टफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2, फ्रेम बेस्ड CAI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट परसेंटेज डिकेल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2001 टू 2011? और ये एक और राजस्थान का क्वेश्चन है जो कि करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में कोई करंट अफेयर नहीं करता, बेसिकली लोग इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस दे रहे होते हैं अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है तो, ठीक है। तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा थी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? देखिए बाड़मेर में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी डिकेड की 32.55%, गंगानगर में थी 10.06%, चूरू में थी 20.35% और अलवर में थी 22.75%। तो आप देख सकते हैं बाड़मेर में ज्यादा थी। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। An economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individual. Private individual control कर रहा है, कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। The type of unemployment caused by change in business cycle. business cycle के वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फर्म एनकाउंटर इज शट डाउन पॉइंट। फर्म का शट डाउन पॉइंट वहां होता है जहां पे वो सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाए बस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाए तो वो शट डाउन पॉइंट आ जाता है। इसके बाद फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती अगर और प्राइस नीचे गया। जनरली द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रेगेट डिमांड का जनरली लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ज्यादातर हम जो है एग्रीगेट डिमांड किस चीज की होती है? कंजम्पशन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनमें से गोल कौन से नहीं है? अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े हैं तो पहले 6 गोलों में से इन्होंने ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। और ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी आया है, वहां पे है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी लाना इसका मतलब यही होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। द फ्लैगशिप स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय DLB, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज ऑफ राजस्थान। इनमें से डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज ऑफ राजस्थान के द्वारा कौन सी स्कीम लाई गई है? इंदिरा रसोई स्कीम एंड इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ R is the correlation coefficient, xi and y are the two variable, x bar y bar are arithmetic mean। तो फॉर्मूला पूछा है इन्होंने सीधा सीधा correlation coefficient का, जो कि है ऑप्शन 2, R is equal to summation of xi minus x bar y minus y bar अपॉन में अंडर रूट ऑफ xi minus x bar का स्क्वायर समेशन ऑफ y minus y bar का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। तो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर।
तो ये था आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम के बारे में। अगर आपका भी कोई एग्जाम हुआ है जिसे आप सोल्व कराना चाहते हैं, जिसका आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। न्यू चैनल अभी क्रिएट किया गया है टेलीग्राम पे, लिंक चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और अगर इसकी आंसर की आई तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर योर रिजल्ट। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।